हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रताप एकेडमी के डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अंकित सिंह राणा। और जैसे कि आप सभी को पता है 27 मार्च का एग्जाम फिक्स हो चुका है इंडियन आर्मी जीडी का। तो उसके रिगार्डिंग हमने जो टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है, जो मॉक टेस्ट हमने शुरू कर रखा है, वो आज हम करेंगे। साइंस का दूसरा मॉक टेस्ट हम करेंगे, ठीक है ना। तो पहला कर चुके हैं हम। और अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने नहीं अभी तक अटेम्प्ट किया पहला मॉक टेस्ट, तो जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो और पहला मॉक टेस्ट है जो आपको अटेम्प्ट करो, ठीक है। तो चलिए हम दूसरा मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। बाकी वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये इंस्टाग्राम का अकाउंट है हमारा, प्रताप एकेडमी के नाम से। और लिंक इसका आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वेट वेट, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। पहला प्रश्न आपका क्या है? पहला प्रश्न है, हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं होता है? ठीक है, हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं होता है? ये चार ऑप्शन आपके पास है: प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और उपरोक्त सभी। ठीक है, तो आपने वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और फिर नोट कर लेना है अपना, ठीक है। तो चलिए मैं इसका आंसर आपको बताता हूं। हाइड्रोजन के परमाणु में न्यूट्रॉन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। हाइड्रोजन में आपको न्यूट्रॉन नहीं मिलेगा। है क्या ये क्वेश्चन? अगर इसको हम सोल्व करें तो देखो, जो हाइड्रोजन का परमाणु होता है, जो हाइड्रोजन का परमाणु होता है उसमें क्या है, एक प्रोटॉन होता है, ठीक है, एक प्रोटॉन होएगा और न्यूट्रॉन उसमें कोई नहीं होएगा। और उसके आसपास एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, ठीक है ना। उसके इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। अगर हम हाइड्रोजन के अलावा किसी और भी जैसे नाइट्रोजन हो गया या फिर कोई भी और तत्व है, ठीक है, हाइड्रोजन के अलावा कोई भी तत्व है, उसमें प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन हमेशा होता है, ठीक है ना। बस एक हाइड्रोजन ही है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं मिलेगा। अगर हम एटम की बात करें या कोई भी परमाणु है, ठीक है ना, अगर मैं सिंपल परमाणु की बात करूं, आपने ये वर्ड सुना होगा परमाणु। हर एक तत्व का परमाणु होता है, हर एक तत्व का परमाणु होता है, जितने भी तत्व हैं पूरी दुनिया में, ठीक है ना। जितने भी तत्व हैं जैसे लोहा, हाइड्रोजन, कार्बन, सोना, चांदी, कुछ भी तत्व है, ठीक है ना, इनका सबका एक परमाणु होता है। और परमाणु कैसा होता है? परमाणु में एक होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर प्लस का निशान होता है, मतलब ये एक तरह का धनात्मक होता है। और एक होता है न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ये उदासीन होता है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है ये, ठीक है। और इन दोनों के इर्द गिर्द, इन दोनों के आसपास इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणात्मक आवेश होता है, यानी नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। तो ये एक ऐसा परमाणु होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो बस हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होएगा, ठीक है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं मिलेगा, ये आपने याद रखना है। बाकी इसके अलावा जितने भी तत्व हैं, सोना, चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम, जो भी आपके माइंड में आ रहा है, पारा, नाइट्रोजन, आर्गन, ठीक है, सबके पास न्यूट्रॉन होता है, बस हाइड्रोजन के पास नहीं होता, ठीक है। और यहां से हम और क्या क्या देख सकते हैं? हाइड्रोजन जो है वो सबसे हल्का तत्व है हमारे आवर्त सारणी का, ये याद रखना है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? एक। ये भी याद रखना है, डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? एटॉमिक नंबर एक, ठीक है। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, याद रखना है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे जे थॉमसन ने, जे जे थॉमसन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने, जेम्स चैडविक, ठीक है दोस्तों। तो ये याद रखना है तीनों, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, तीनों की खोज याद रखनी है। हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल भी कहा जाता है, भविष्य का ईंधन, याद रखना है। फ्यूचर फ्यूल यानी भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अवटु ग्रंथि कहां पाई जाती है? अवटु ग्रंथि आपने बताना है। ये चार ऑप्शन आपके पास है: पेट में, गले में, दिमाग में या किडनी में। तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। आंसर इसका है
गले में, ठीक है ना। अवटु ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? गले में पाई जाती है। और अवटु ग्रंथि को हम थायराइड ग्रंथि भी बोलते हैं, थायराइड ग्रंथि, ठीक है। थायराइड ग्रंथि भी कहा जाता है और ये गले में पाई जाती है। और थायराइड ग्रंथि एक हार्मोन को छोड़ती है, एक हार्मोन का रिसाव करती है, वो होता है थायरोक्सिन, थायरोक्सिन, ठीक है ना। तो थायरोक्सिन का रिसाव कौन करती है? थायराइड ग्रंथि करती है। और थायरोक्सिन की कमी से, ठीक है ना, थायरोक्सिन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि थायरोक्सिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा रोग, ठीक है। तो थायराइड ग्रंथि जो गले में होती है वो थायरोक्सिन छोड़ती है, और थायरोक्सिन अगर ना छोड़े, थायरोक्सिन की कमी आपकी बॉडी में हो जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा? घेंगा रोग हो जाएगा, याद रखना है। और क्वेश्चन ये भी है कि घेंगा रोग से बचने के लिए क्या खाना चाहिए या खाने में क्या होना चाहिए? तो हमारे नमक में होना चाहिए आयोडीन, ठीक है ना। तो आयोडीन का नमक, उसका सेवन करना चाहिए घेंगा रोग से बचने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, यदि किसी तरल के सतह पर दबाव बढ़ाया जाए तो उसका क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, एक समान रहेगा, या इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो बताना है अगर किसी द्रव्य के ऊपर या किसी तरल के ऊपर, ठीक है, दबाव बढ़ाया जाए यानी प्रेशर इंक्रीज किया जाए तो उसके क्वथनांक पर क्या असर पड़ेगा? क्वथनांक का मतलब पता है आपको? क्वथनांक होता है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। जैसे हम किसी भी तरल पदार्थ को गर्म करना स्टार्ट करते हैं तो एक तापमान पर जाके, एक किसी तापमान पे जाके वो जो तरल पदार्थ होता है वो उबलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, उबलना स्टार्ट हो जाता है, वो बॉयल करना स्टार्ट हो जाता है। तो जिस भी तापमान पर जाकर वो बॉयल करना स्टार्ट करेगा तो वही तापमान का जो बिंदु होगा उसे हम बोलेंगे क्वथनांक बिंदु। जैसे हमने पानी गर्म करना है ना, तो पानी को अगर हम गर्म करेंगे, पानी को अगर हम गर्म करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जाकर, 100 डिग्री सेल्सियस पर जाकर जो पानी है वो बॉयल करना स्टार्ट कर देगा, उबलना स्टार्ट कर देगा। तो 100 डिग्री क्या हो गया? 100 डिग्री पानी का क्वथनांक बिंदु हो गया। 100 डिग्री कितना हो गया? पानी का क्वथनांक बिंदु हो गया, ठीक है ना। तो क्वथनांक का मतलब समझ में आया। अब अपना प्रश्न देखो आप, कि अगर किसी तरल के सतह पर दबाव बढ़ाया जाए, ठीक है ना, प्रेशर को इंक्रीज किया जाए तो क्वथनांक पर क्या असर पड़ेगा? तो इसका सही आंसर है क्वथनांक जो है वो बढ़ेगा, ठीक है, क्वथनांक जो है वो बढ़ जाएगा, याद रखना है आपने। अगर हम आप दबाव बढ़ाएंगे तो क्वथनांक भी बढ़ेगा, याद रखना है। अगर दबाव बढ़ाएंगे तो क्वथनांक भी बढ़ेगा, याद रखना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट, रेडॉन क्या है? तो रेडॉन के बारे में आपने बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके पास है: धातु, अक्रिय गैस, एक प्रकार का खनिज, या इनमें से कोई भी नहीं। तो वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। तो इसका सही आंसर है एक अक्रिय गैस, ठीक है ना। एक तरह की गैस है रेडॉन गैस, ठीक है। और इसके बारे में आपने याद क्या रखना है? देखो, रेडॉन गैस, पहली बात तो ये हमारे वायुमंडल में नहीं मिलती। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं मिलती? रेडॉन गैस, ठीक है। दूसरा, तो एक तो गैस होती है, और ये फिर अक्रिय गैस क्या है? अक्रिय गैस, अक्रिय गैस को हम नोबेल गैस भी बोल देते हैं, ठीक है ना, निष्क्रिय गैस भी बोल देते हैं, निष्क्रिय गैस, नोबेल गैस या अक्रिय गैस। तो ये वो वाली गैस होती है जो दूसरी गैसेस के साथ बहुत ही कम क्रिया करती हैं, ठीक है ना, बहुत ही कम क्रिया करती हैं। जो बहुत ही कम क्रियाशील गैसें होती हैं उन्हें ही हम अक्रियाशील गैस बोलते हैं, या अक्रिय गैस बोलते हैं, या नोबेल गैस बोलते हैं, ठीक है ना। तो अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन आ जाता है। अक्रिय गैसों की खोज की थी रामसे ने, ठीक है ना। अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? रामसे ने की थी, ये याद रखना है आपने। और इसके अलावा आप एक क्वेश्चन और याद रख सकते हो, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी अक्रिय गैस मिलती है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? हमारे वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी अक्रिय गैस मिलती है? तो इसका सही आंसर होगा आर्गन, ठीक है, आर्गन। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी अक्रिय गैस मिलती है? आर्गन मिलती है, ठीक है। और काफी स्टूडेंट मैंने देखे हैं और वो हीलियम बोलते हैं कि हीलियम है सर, नेट पे भी हीलियम आता है, बट भाई सही आंसर, मेरी गारंटी है, मेरी जिम्मेवारी है, सही आंसर होगा आर्गन। अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी अक्रिय गैस, ठीक है ना, याद रखना है, अक्रिय अगर पूछा जाए
अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस तो होगी आर्गन। सही आंसर होगा आर्गन। ठीक है, ओके। उसके बाद दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो ये 4 तरह के ऑप्शन है आपके पास। वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो 4 आंसर आपके पास है, अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, उपकेंद्रीय बल या बाह्य बल। ठीक है ना, तो सही आंसर है इसका अपकेंद्रीय बल। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अपकेंद्रीय बल। ठीक है जी। और इससे रिलेटेड हम और क्या क्वेश्चन याद रख सकते हैं, जैसे दूध है ना, दूध की शुद्धता नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत 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 बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दूध की शुद्धता नापने के लिए हम दूध की जो प्योरिटी है उसको मेजर करने के लिए हम लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। लैक्टोमीटर, ठीक है, याद रखना है, लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है दूध की शुद्धता नापने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन और रह जाता है, दूध में किस विटामिन की कमी होती है? दूध में, मिल्क में किस विटामिन की डेफिशिएंसी यानी किस विटामिन की कमी होती है? तो दूध में विटामिन सी की कमी होती है। सी की कमी होती है, याद रखना है आपने, विटामिन सी की कमी होती है। ओके, दूध में, चलो फिर कभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, रक्तदाब को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? रक्तदाब को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर और स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर, ये 4 ऑप्शन है आपके पास और राइट आंसर है रक्तदाब, यानी ब्लड प्रेशर की बात हो रही है, यानी बीपी की बात हो रही है। बीपी यानी ब्लड प्रेशर। तो हम सुनते हैं ना, बीपी हाई हो गया, बीपी लो हो गया। तो बीपी जब चेक कराते हैं तो ऐसे बाजू पे वो मशीन के साथ, है ना, कपड़ा बांध के फिर उसको मशीन के साथ उसको हम क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर है जो उनसे उसको नापते हैं। ठीक है ना, तो वो जो यंत्र होता है, बीपी नापने की जो मशीन है, बीपी मापने की जो मशीन है, उसको हम बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर ये बीपी नापने की मशीन है, बीपी मापने की मशीन है, तो इसको आपने याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे बैरोमीटर है, तो बैरोमीटर का इस्तेमाल हम करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बैरोमीटर का इस्तेमाल हम करते हैं वायुमंडलीय दबाव नापने के लिए। ठीक है ना, वायुमंडलीय दबाव नापने के लिए, तो याद रखना है आपने, वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? बैरोमीटर का। ठीक है, याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, बीसीजी टीके किस रोग में प्रतिरोध में लगाए जाते हैं? किस रोग के प्रतिरोध में लगाए जाते हैं? तो बीसीजी का इंजेक्शन की बात हो रही है भाई, बीसीजी की वैक्सीन की बात हो रही है। बीसीजी की वैक्सीन कब लगाई जाती है? ठीक है, तो वैक्सीन के ऊपर क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से एग्जाम नहीं हुआ है और पिछले 2 साल से बहुत सी वैक्सीन है जो न्यूज में रही है। ठीक है ना, तो पुरानी तो याद रखनी है, पुरानी वाली, तो नई वाली वैक्सीन है वो भी याद रखनी है, मैं आपको वो भी करवाऊंगा। तो बीसीजी की वैक्सीन आपने बतानी है, तो ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है ये। बीसीजी की वैक्सीन है जो टीबी की बीमारी में लगती है। टीबी का जो रोग होता है, ट्यूबरक्लोसिस हम उसको बोलते हैं, या हिंदी में हम उसको क्षय रोग बोलते हैं, क्षय रोग। ठीक है ना, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की बीमारी में बीसीजी की इंजेक्शन है जो वो लगाई जाती है। और आजकल जो बीमारी ट्रेंडिंग में है, कोरोना, आपको पता ही है। ठीक है ना, उसी का रोना रो रहे हैं यहाँ पे सभी। ठीक है, तो कोरोना की जो बीमारी है उसमें आपने 3 वैक्सीन याद रखनी है। ठीक है, तो इंडिया में कौन सी 2 वैक्सीन है जो लगाई जा रही है? तो एक तो कोविशील्ड हो गई, ठीक है, याद रखनी है, कोविशील्ड, और एक कोवैक्सीन। ठीक है, एक कोविशील्ड और एक कोवैक्सीन, और एक रूस की वैक्सीन है स्पुतनिक। ठीक है ना, स्पुतनिक, तो याद रखना है। देखो, कोवैक्सीन और कोवाशील्ड वो हमारे याद रहेगी। ठीक है, स्पुतनिक आपने याद रखनी है। स्पुतनिक वैक्सीन कौन सी देश की है? रशिया की। ठीक है, और किस बीमारी में लगाई जाती है? कोरोना में। ठीक है, याद रखना है। और आपके लिए एक प्रश्न है मेरी तरफ से, आपने ये बताना है कि कोवैक्सीन या कोवाशील्ड, ठीक है ना, ये दो वैक्सीन है ना हमारी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इसमें से भारत की वैक्सीन कौन सी है जो भारत ने खुद बनाई है? ठीक है, ये आपने बताना है। नेक्स्ट, पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? ये 4 ऑप्शन आपके पास है, तो वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। परासरण, प्रकाश संश्लेषण, अवशोषण या संचरण? तो इसका सही आंसर है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं,
इस प्रक्रिया से, इस प्रोसेस से जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है ना। सूरज की रोशनी में अपना जो फूड है, अपना जो भोजन है वो खुद तैयार करते हैं। इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, ठीक है। पेड़ पौधों के विकास के लिए एक यंत्र यूज किया जाता है विकास नापने के लिए, सरिस्कोग्राफ। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, सरिस्कोग्राफ, ठीक है। और सरिस्कोग्राफ की जो खोज है, सरिस्कोग्राफ की खोज नहीं, सॉरी, सरिस्कोग्राफ का जो आविष्कार है वो किया था भारत के वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने, जेसी बोस ने, ठीक है, याद रखना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व, तो घनत्व बताना है क्या होता है, बढ़ता है या कोई अंतर नहीं होता, या कम हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो जब भी हम किसी धातु को, धातु मतलब जैसे लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, है ना, चांदी, तांबा या आयरन, ठीक है, आयरन लोहा सेम ही है ना। तो जब हम इनको गर्म करते हैं, ठीक है ना, तब उसके घनत्व पर क्या असर पड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है सी, उसका घनत्व है वो कम हो जाता है, ठीक है। घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। घनत्व होता है उसकी डेंसिटी, ठीक है ना, डेंसिटी उसकी मतलब उसका ठोसपन, ठीक है। अगर आप किसी धातु को गर्म करोगे तो जो उसका ठोसपन है वो एक तरह से थोड़ा कम हो जाएगा, आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। घनत्व मतलब उसका ठोसपन, ठीक है, याद रखना है आपने। नेक्स्ट, वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो समुद्र की गहराई नापने के लिए हम ध्वनि तरंगों का प्रयोग करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, उस उपकरण को क्या कहा जाता है। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास है, तो वीडियो को पॉज करो और आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ठीक है। तो इसका सही आंसर है सोनार। सही आंसर क्या है इसका, सोनार, SONAR, ठीक है, सोनार, याद रखना है आपने। सोनार का प्रयोग करके हम साउंड की जो तरंगे होती हैं, साउंड वेव्स जो होती हैं, उसका यूज करके समुद्र में अंदर हम गहराई वगैरह पता करते हैं, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे 2 ऑप्शन और हैं, 3 है, मतलब हमने 2 ही देखने हैं, एक अल्टीमीटर, एक इलेक्ट्रोमीटर। अल्टीमीटर का प्रयोग हम क्या करते हैं, तो अल्टीमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग करके हम जो समुद्री जहाज नहीं, जो हवाई जहाज उड़ते हैं, ठीक है ना, हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पे उड़ रहे हैं वो हम पता लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हवाई जहाजों में उपयोग किया जाता है यंत्र अल्टीमीटर, और वो कितने एल्टीट्यूड पे यानी कितनी ऊंचाई पे उड़ रहे हैं वो बताता रहता है अल्टीमीटर, ठीक है ना। और नेक्स्ट है लेक्टोमीटर। तो लेक्टोमीटर हमने अभी आपको बताया था कि लेक्टोमीटर का प्रयोग हम करते हैं जो हमारा दूध है उसकी शुद्धता नापने के लिए, ठीक है ना। तो दूध की शुद्धता मापने के लिए हम लेक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं, और हवाई जहाजों में ऊंचाई मापने के लिए हम अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्मॉग एक मिश्रण है, तो ये बताना है स्मॉग एक मिश्रण है, किस किस चीज का मिश्रण है, सिंपल सी बात है। तो वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूं, स्मोग, ठीक है ना। स्मोग देखो, स्मोक कैसे बना है, स्मोक बना है स्मोक प्लस फोग से। स्मोक क्या होता है, स्मोक होता है धुआं, धुआं यानी धूम्र, ठीक है ना, धुआं यानी धूम्र। और फोग, फोग क्या होता है, कोहरा, फोग क्या होता है, कोहरा, सर्दियों में पड़ता है ना कोहरा। तो धूम्र और कोहरा यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। धूम्र और कोहरा यानी धुआं और धुंध, आप ऐसे भी बोल सकते हो, धुएं से और धुंध से, ठीक है ना, दोनों से मिलकर क्या बनता है, स्मोक, ठीक है, याद रखना है आपने। स्मोक की प्रॉब्लम काफी ज्यादा है दिल्ली शहर में, पोल्यूशन, ठीक है। तो जब सर्दियों में पोल्यूशन बढ़ता है तो जो धुआं है पोल्यूशन का और जो फोग है, ठीक है ना, वो दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, स्मोग बना देते हैं, ठीक है, स्मोग, याद रखना है। नेक्स्ट, इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन कहां होता है। इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन आपने बताना है हमारे शरीर में कहां पे होता है। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो इसका सही आंसर है सी। इसका सही आंसर क्या है, सी इसका सही आंसर है, जो हमारी थायराइड ग्रंथि है, ठीक है। चलो मैं आपको इसको एक्सप्लेन ही कर देता हूं। देखो हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है, एक ग्लैंड होता है थायराइड, सॉरी ये थायराइड नहीं है, ऑप्शन बी आएगा इसका, ठीक है ना। थायराइड का यहाँ पे कोई काम नहीं है, पेनक्रिया, ठीक है। हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है पेनक्रिया,
हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है पैनक्रिया, और पैनक्रिया ग्रंथि के अंदर तीन तीन कोशिकाएं होती है, तीन तरह के शेल होते हैं। एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा और एक होता है गामा। अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है, ये तीन तरह के सेल होते हैं हमारी पैनक्रिया ग्रंथि में। पैनक्रिया ग्रंथि जो है हमारी किडनियों के पास या हमारे पेट में होती है, लीवर के पास, ठीक है, पैनक्रिया ग्रंथि, ठीक है। और पैनक्रिया ग्रंथि के अंदर तीन तरह के सेल होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। जो बीटा सेल होता है, जो बीटा सेल होता है वो एक तरह का हार्मोन पैदा करता है, उस हार्मोन को हम बोलते हैं इंसुलिन। इंसुलिन, ठीक है। और इस इंसुलिन का काम क्या है, बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इंसुलिन का काम होता है, जो भी हम ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं, जो भी हम अपने खाने में शुगर वगैरह खाते हैं ना, शुगर मेनली किस चीज की बनी होती है, ग्लूकोज की तो होती है ना शुगर, ठीक है। जो भी हम मीठा कंज्यूम करते हैं, ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, ठीक है ना, उसको ये ब्रेक डाउन करता है, उसको तोड़ देता है। आप सिंपल सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, जो भी हम मीठा खा रहे हैं ना, उस मीठे को पचाने का काम कौन कर रही है, इंसुलिन कर रही है। सिंपल, आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं कि जो भी हम मीठा खा रहे हैं, उस मीठे को पचाने का काम कौन करती है, इंसुलिन करती है, ठीक है ना। और अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाए, अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाए तो हमारे ब्लड में जो शुगर है, जो मीठा है, उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी। तो हमारे ब्लड में अगर शुगर की मात्रा बढ़ती जाएगी तो हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी, शुगर की बीमारी हो जाएगी। जो शुगर की बीमारी है उसको हम हिंदी में बोलते हैं मधुमेह, ठीक है, और इंग्लिश में हम बोलते हैं डायबिटीज। समझो बात, अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाए तो क्या होगा, हमें शुगर की बीमारी हो जाएगी, डायबिटीज की बीमारी हो जाएगी, यानी मधुमेह की बीमारी हो जाएगी। तो आप लिख सकते हो इंसुलिन की कमी से मधुमेह की बीमारी हो जाती है, मधुमेह की बीमारी या डायबिटीज की बीमारी हो जाती है, ठीक है, शुगर की बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव बताना है अपने, किस गैस के कारण होता है। तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो आप। चार ऑप्शन आपके पास हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। सही आंसर इसका है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। इसके कारण जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, ठीक है ना। ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है, ठीक है, इसको हम हरित प्रभाव भी बोल देते हैं, हरित प्रभाव, ठीक है। तो कुछ गैसें ऐसी होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब जो मेनली जो पोल्यूशन वाली गैसें हैं, ठीक है ना, जिनके कारण पोल्यूशन होता है, ठीक है, मेनली वो अदर गैसें भी होती हैं, ठीक है ना। तो जब सूरज की रोशनी या सूरज की जो हीट है वो धरती से टकराती है, ठीक है ना, और मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा टेक्निकलिटी में हम नहीं जाएंगे। जब सूरज की हीट धरती पे आएगी ना, तो धरती से टकरा के जब वो वापस जाएगी धरती से बाहर, तब कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो उस हीट को रोक लेती हैं बाहर जाने से, ठीक है ना, उसको हीट को सोख लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है ना। जिससे क्या है, जो सूरज की जो हीट है वो धरती के वातावरण में ही रह जाती है, ठीक है। और उसके कारण क्या है, धरती का जो टेम्परेचर है, धरती का जो तापमान है वो बढ़ने लगता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा पोल्यूशन होगा उतनी ज्यादा वो गैसें होंगी और उतना ज्यादा ही पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो इसी को हम बोलते हैं हरित प्रभाव गैस, ठीक है ना, हरित प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है, या हरित प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है। तो ये है, और इसके लिए जिम्मेवार कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CO2, ठीक है। इसके अलावा CO भी हो गया, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, CH4 वो भी हरित प्रभाव गैस है, मीथेन है जो आपकी CH4 कौन है, कौन सी गैस है, मीथेन, ठीक है ना। तो याद रखना है, NO2 भी है, SO2 भी है, काफी है, ठीक है ना, फिर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में रिपीट करता है और आपको डेफिनेटली पता होगा कि यूरिया में 46% नाइट्रोजन है जो वो पाया जाता है, ठीक है ना। याद रखना है आपने, यूरिया मानव द्वारा निर्मित लैब में पहला पदार्थ था, आप ऐसे भी लिख सकते हो। और यूरिया जो है, DAP मैं आपको बताता हूं, DAP एक उर्वरक है, यूरिया भी एक उर्वरक है, उर्वरक यानी फर्टिलाइजर, खाद, ठीक है। तो ये याद रखना है आपने, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि यूरिया क्या है, यूरिया एक उर्वरक के रूप में भी हम इस्तेमाल करते हैं, या DAP अगर आपसे पूछा जाए तो DAP में भी यूरिया ही होता है, ठीक है। DAP में क्या होता है, DAP एक तरह का खाद है जो हम खेतों वगैरह में गिरते हैं, उर्वरक जिसको हम शुद्ध हिंदी में हम क्या वर्ड यूज करते हैं, उर्वरक, जो हम खेत वगैरह में यूज करते हैं उसमें भी यूरिया पाया जाता है, ठीक है, याद रखना है आपने।
नेक्स्ट है सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? तो जो ये पोर्टलैंड सीमेंट है जो हम घरों में यूज करते हैं मकान वगैरह बनाने में, ठीक है, उसका आविष्कार किसने किया था? ये 4 ऑप्शन आपके पास है। चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल, जोसेफ एस्पिडीन या न्यूटन। तो सिंपल है, इसका राइट आंसर क्या है? सी, जोसेफ एस्पिडीन, ठीक है ना। सीमेंट का आविष्कार इसने किया था। तो इसको हम बाय ट्रिक भी याद रख सकते हैं। देखो सीमेंट क्या है, सीमेंट से हम मूर्ति वगैरह बना सकते हैं, मकान बना सकते हैं, जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सीमेंट में पानी मिलाने के बाद वो जम जाता है। तो सीमेंट से हम अगर कुछ भी बनाना हो तो हम बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम याद कैसे रखेंगे कि सीमेंट से हम जो भी शेप का कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ भी शेप का, शेप मतलब आकार, ठीक है ना, शेप मतलब आकार, कुछ भी शेप का आप बनाना चाहते हैं तो उस शेप का आप बना सकते हैं। तो शेप मतलब सेफ, ठीक है ना। तो यहां से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, जो सेफ मतलब जो भी शेप का आप कुछ बनाना चाहते हो वो सीमेंट से बना सकते हो। एक तो ये ट्रिक होगी। अगर ये ट्रिक अच्छी नहीं लगी तो मैं आपको दूसरी बता देता हूं कि सीमेंट से देखो पहले मकान कच्चे होते थे, ठीक है ना, अब क्या है, हम सीमेंट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो सीमेंट से जो मकान बनेगा वो मकान सेफ होगा, ठीक है ना, जो भी बनेगा वो सेफ होगा। तो जो सेफ, ठीक है ना, सीमेंट से जो भी बनेगा वो सेफ होगा, ठीक है ना। सेफ मतलब सिक्योर, सुरक्षित होगा, ठीक है ना। तो आप ये भी याद रख सकते हो सीमेंट से, ठीक है जी। तो ये थी आज की वीडियो लगी कैसी है आपने कमेंट करके बताना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को शेयर भी करना है अपने सभी दोस्तों के साथ जितने भी आर्मी वाले आपके फ्रेंड हैं, ठीक है। वीडियो सीरीज कंटिन्यू रहेगी। थैंक यू।